नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का जो एस्टेट का पेपर सेकंड है, उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी का, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को पूरा करवाएँगे। तो उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई हैं, तो रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र के जो टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये टॉपिक हैं तो इनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हिंदी व्याकरण सबसे अंत में हम पढ़ेंगे। ये हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। तो उसी क्रम में दोस्तों रचनाओं के क्रम में हमने सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम में 6 कहानियाँ लगी हुई हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो 6 कहानियों का दोस्तों हम अध्ययन कर चुके हैं पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहाँ पे चयनित कहानियाँ करके बना हुआ है प्लेलिस्ट में। उसमें सभी 6 कहानियाँ आप लोगों को मिल जाएँगी, उनको देखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं। गोदान, मैला आँचल और त्यागपत्र जैनेंद्र जी का। तो दोस्तों गोदान उपन्यास का हम पूरे विस्तार के साथ में, गोदान उपन्यास के 36 भाग हैं, पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में हम उसका अध्ययन कर चुके हैं। आप सभी लोगों को दोस्तों पता होगा कि आप सभी लोग दोस्तों आशा करते हैं कि देख भी चुके हैं होंगे गोदान उपन्यास। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों गोदान उपन्यास, तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे गोदान उपन्यास का 36 भाग दोस्तों हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी 36 भाग आप लोगों को मिल जाएँगे। उनका अध्ययन करिए पूरे विस्तार के साथ में। उसके बाद दोस्तों हमने मैला आंचल उपन्यास है, जो आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, उसका अध्ययन दोस्तों हमने करना शुरू किया था। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैला आंचल उपन्यास 50 से ज़्यादा खंडों में विभाजित है। उसके दोस्तों हम 12 खंडों का अध्ययन पूरे विस्तार के साथ में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा। और ये दोस्तों कहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक मैला आंचल जो उपन्यास है इसके 12 खंडों का अध्ययन नहीं किया है, आज हम क्योंकि 13वें खंड का अध्ययन करेंगे, तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये उपन्यास समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी दोस्तों पाठ्यक्रम हो, कोई भी कहानी हो या उपन्यास हो या नाटक हो, उसको दोस्तों अगर आप शुरुआत से पढ़ेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आप बीच में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा दोस्तों आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि दोस्तों पहले जाकर के मैला आंचल उपन्यास जो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इसी यूट्यूब चैनल में, उसमें दोस्तों हर वीडियो में पड़ा हुआ है। जैसे पहला वीडियो होगा मैला आंचल उपन्यास खंड 1, 2, 3, 1 घंटे के करीब का वीडियो दोस्तों, उसमें 3 खंडों का दोस्तों। उसके बाद देखिए मैला आंचल उपन्यास, उसमें दोस्तों खंड पड़े हुए हैं, खंड 1, 2, 3, 4, 5, 6। किसी वीडियो में दोस्तों क्या कहते हैं 1, 2, 3 है, किसी में 10, 11, 12 हैं। इस तरह करके दोस्तों एक ही भी मतलब वीडियो में 3-3 खंड इस तरह हमने करवाए हैं। तो उनको जाकर के देखिए दोस्तों। पूरे सीक्वेंस से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसको जाकर देखिए। उसके बाद दोस्तों 13वें खंड का अध्ययन आज करिए। तो पहले उनको भी देख लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों इसको करिएगा तो आपको समझ में भी आएगा मैलाचल उपन्यास और पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि पढ़ने का भी एक क्रम होता है दोस्तों। तो यही कहेंगे दोस्तों कि आप सभी लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे। हमारा जो प्रयास है हिंदी विषय के लिए, उसमें हम सफल हो सकें, सार्थक हो सकें। जो हमने कहा था कि हम हिंदी विषय की सभी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, जितनी भी दोस्तों परीक्षाएँ हैं, उन दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए हम आप लोगों का सहयोग करेंगे और निःशुल्क सहयोग करेंगे, प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में सहयोग करेंगे। ये हमारा आप लोगों से वादा है और उसमें हम ज़रूर करेंगे। बस उसके लिए आप लोगों को हमारा सहयोग करना है और कुछ नहीं सहयोग दोस्तों। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं महिला आंचल उपन्यास का, आज हम 13वां खंड पढ़ेंगे। आज हम दोस्तों 13वां खंड, कौन सा खंड पढ़ेंगे? 13वां खंड। तो गांव के ग्रह अच्छे नहीं, सिर्फ जोतकी जी नहीं, सिर्फ जोतखी जी नहीं, गांव के सभी मातबार लोग मन ही मन सोच विचार कर रहे हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं। तहसीलदार साहब को, तो तहसीलदार साहब का दोस्तों क्या नाम है? याद करिए, अगर आप लोगों ने 12 खंड पढ़े हैं तो तहसीलदार साहब को कौन से टोली के हैं बताइए? तहसीलदार साहब तो कायस्थ टोली के हैं।
तो तहसीलदार साहब को स्टेट के सर्किल मैनेजर ने बुलाकर एकांत में कहा है, 1 साल का भी खजाना जिन लोगों के पास बकाया है उन पर चुपचाप नालिश कर दो। बलाए बलाए घूस देकर से बलाए बलाए मतलब घूस देकर से नोटिस 58B तामील करवा लो। कुर्की और इश्तहार निकास करवा कर सरजमीन पर चपरासी को ले जाने की जरूरत नहीं। कचहरी में ही बैठकर गांव के चमार से अंगूठा का टीप लेकर ढोल बजाने की रसीद बनवा लो। गांव के 1-2 गवाहों को भी ठीक करके रखो। स्टेट से उनको भत्ता मिलेगा। इन कांग्रेसियों का कोई ठीक नहीं। सिंह जी यादव टोला के नढ़ेलों मतलब बदमाशों का सिंह जी दोस्तों कौन है? राजपूत टोली वाले। तो सिंह जी यादव टोला के नढ़ेलों का सीना तानकर चढ़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जोतकी जी ठीक कहते थे, बार बार लाठी भाला दिखलाते हैं, हौसला बढ़ गया है। अब तो राह चलते प्रणाम पाती भी नहीं करते हैं यादव लोग। तो यादव टोली का मुखिया कौन था दोस्तों? खिलावन यादव। कलिया कभी कभी, कालीचरण उर्फ कलिया, तो कलिया कभी कभी चिढ़ाने के लिए नमस्कार करता है। देह में आग लग जाती है सुनकर, लेकिन सिंह जी क्या करें? राजपूत टोली के नौजवान लोग भी ग्वालों के दल में ही धीरे धीरे मिल रहे हैं। अखाड़े में ग्वालों के साथ कुश्ती लड़ते हैं। रोज शाम को कीर्तन में भी जाने लगे हैं। हरगौरी ठीक कहता था, यदि यही हालात रही तो 5 साल के बाद ग्वाले बेटी मांगेंगे। तब काली कुर्ती वालों के बारे में जो हरगौरी कहता था उन लोगों को बुला लिया जाए। कहता था, लाठी भाला सिखाने वाला मास्टर आवेगा, संजोग कजी या संचाल सजी क्या कहता था, सो आवेंगे हिंदू राज, महाराणा प्रताप और शिवाजी का राज होगा। हरगौरी आजकल बड़ी बड़ी बातें करता है। भंडारा के दिन सिंह जी रूठे हुए खिलावन सिंह यादव को घर से जबरदस्ती खींच कर ले गए थे, लेकिन खिलावन भाई का मन रूठा ही हुआ था। जोतकी काका रोज आते हैं। उन्होंने कहा है, सकल दीप का 18 साल की उम्र में माता या पिता का वियोग लिखा हुआ है। वियोग मतलब वियोग। सकल दीप का यह 17वां जा रहा है। सकल दीप की माँ बेटे का गौना करवाने के लिए रोज तकादा करती है। बेटे को वकील बनाने की इच्छा शायद काली माई पूरी नहीं होने देगी। गौना के बाद फिर क्या पढ़ेगा? माता पिता का वियोग। बाल देव को सारी दुनिया की भलाई तो सूझती है, मगर जिसका नमक खाता है उसके लिए एक तिनका भी तो सोचे। दिन भर तहसीलदार के यहाँ बैठा रहता है और शाम को कीर्तन। कमला किनारे वाले एक जमा में, कमला दोस्तों कौन है? तहसीलदार की बेटी। याद करिए दोस्तों, आप लोग बहुत भूल जाते हैं। तो कमला किसके नाम पे पढ़ा? कमला नदी के नाम पे रखा था तहसीलदार ने अपनी बेटी के नाम। तो कमला किनारे वाले एक जमा में कलरू पासवान के दादा का नाम कायमी बटैयादार की हैसियत से दर्ज है। बालदेव से कहा कि कलरू से कह सुनकर सुपुर्दी लिखवा दो या रजिस्ट्री करवा दो, तो कान ही नहीं दिया। हलवाहा गुनाए ततमा कल से हल जोतने नहीं आता है। कहता है पिछले साल का बकाया साफ कर दीजिए तो हल उठावेंगे। बालदेव टुकुर टुकुर देखता रहा, कुछ बोला भी नहीं। उल्टे हमसे बहस करने लगा। गरीब लोगों का दरमाहा नहीं रोकना चाहिए भाई साहब। जोतकी जी की 18 साल की नववधू कंचीरा वाली के पेट में रोज खाने के बाद दर्द हो जाता है। तो किसके दर्द होता है दोस्तों? जोतकी जी की 18 साल की नववधू कंचीरा वाली के पेट में रोज खाने के बाद दर्द हो जाता है। पिछले 1 साल से वह खाने के बाद पेट पकड़कर सो जाती है। इस साल तो और भी दर्द बढ़ गया। डॉक्टरी दवा नहीं, डॉक्टर तो पेट टीपेगा, जीभ देखेगा, आँख की पपनियाँ उल्टाकर देखेगा, पेशाब और पाखाना के बारे में पूछेगा, शायद लहू भी जांच करे। इधर वह रोज कहती है, डॉक्टर बाबू ने कोयरी टोला की छोटी चंपा को एक ही जक्सेन में आराम कर दिया है। इसी तरह उसके पेट में भी दर्द रहता था। औरत को समझाना बड़ा कठिन काम है। सभी औरतें एक समान, जो जिद पकड़ेंगी पकड़े रहेंगी। जोतकी जी को अपनी 4 स्त्रियों का अनुभव है। पहली बेचारी को तो सिर्फ मेला बाजार देखने का रोग था। कोई भी मेला नहीं छोड़ती थी वह। जहाँ मेला आया कि जोतकी जी के 30 दिन
परमानंद झा की खुशामद करने में ही बीतते थे। किसकी खुशामद में दोस्तों बीतते थे? परमानंद झा की खुशामद करने में ही बीतते थे। परमानंद की भैंसा गाड़ी पर ही मेला जाएगी। परमानंद बेचारा खुद गाड़ी हाँक कर मेला ले जाता था, कभी भाड़ा नहीं लिया। आखिर बेचारी की मृत्यु भी मेले में ही हुई। उस साल अर्धोदय के मेले में वह जोरों का हैजा फैला था। दूसरी को हुक्का पीने की आदत थी, ब्राह्मण का हुक्का पीना। लेकिन जोतकी जी क्या करते, औरत की जिद। जब वह बीमार पड़ती थी तो बहुत बार जोतकी जी को ही हुक्का तैयार कर देना पड़ता था। पुरानी खांसी से खांसते खांसते वह भी मर गई। तीसरी को इस बात की जिद लग गई कि वह गांव के लड़कों से हंसना बोलना बंद तीसरी को इस बात की जिद लग गई कि वह गांव के लड़कों से हंसना बोलना बंद नहीं करेगी। और कंचीरा वाली को डॉक्टरी दवा की जिद लगी है। एकमात्र पुत्र राम नारायण तो कुपुत्र निकला। तो क्या नाम है जोतकी के पुत्र का दोस्तों? एकमात्र पुत्र है राम नारायण, तो कुपुत्र निकला। विदापत नाच करता है, ततमा पासवानों के साथ रहता है। सारी ब्राह्मण मंडली में उसकी शिकायत फैल गई है, कोई बेटी देता ही नहीं। जोतकी जी क्या करे? हाथ की ऊर्ध्व रेखा तो सीधे तर्जनी में चली गई है, लेकिन कुंडली के 10वें घर में शनि है। समझाते समझाते थक गया कि अपना नाम राम नारायण मिश्रा कहा करो, लेकिन वह भी गंवार की तरह नाम रलेन ही कहता है। क्या कहता है दोस्तों? तो जोतकी जी क्या कहते हैं दोस्तों? समझाते थक गया कि अपना नाम राम नारायण मिश्रा कहा करो, लेकिन वह भी गंवार की तरह नाम रलेन ही कहता है। राम नारायण के साथ कंचीरा वाली को एक दिन अस्पताल भेजते। घर पर बुलाने से तो डॉक्टर फीस लेगा। लरसिंह दास गांव के घर घर में जाकर पंचों से कह रहा है। लरसिंह दास दोस्तों कौन? वही जो आया था, क्या कहते हैं, मठ में आया था रामदास के पास में। तो लरसिंह दास गांव के घर घर में जाकर पंचों से कह रहा है, आचार्य गुरु आ रहे हैं, मठ का अधिकारी महंत वही है, उसी को चादर टीका मिलनी चाहिए। महंत की रखेलिन या दासिन को मठ के मामले में कुछ बोलने का अधिकार नहीं। रामदास तो भैंसवार है, इतने बड़े मठ को चलाना मूर्ख आदमी के बूते की बात नहीं। वह बीए पास है, अंग्रेजी में ही बीजक बाँचता है, इसीलिए तो बाबड़ी केस रखता है, धोती कुर्ता पहनता है, और आप आधी मूंछ कटाता है। मठ पर एक स्कूल खोलेंगे, गांव वालों की भलाई करेंगे। आप लोग बुद्धिमान आदमी हैं, खुद विचार कर देख सकते हैं। दासिन रखेलिन मठ को बिगाड़ देती है, साधु धर्म को भ्रष्ट कर देती है। आप लोग खुद विचार कर देख सकते हैं। तंत्रिमा टोले में पंचायत हुई, बंदिश हुई है। तंत्रिमा टोले की कोई औरत अब बाबू टोला के किसी आंगन में काम करने नहीं जाएगी। बाबू बबुआन लोग शाम को गांव में आते, कोई हर्ज बाबू बबुआन लोग शाम को गांव में आवे, कोई हर्ज नहीं। किसी की अंदर हवेली में नहीं जा सकते। मजदूरी में जो एक आध शेर मिले, उसी में सबों को संतोष रखना होगा। बलाई आमदनी में कोई बरकत नहीं। अनोखे और उचित दास छड़ीदार हुआ है, जिसे चाल से बेचाल देखेगा। 3 बांस की छड़ी से पीठ की चमड़ी उधेड़ लेगा। तंत्रिमा लोगों की इस बंदिश के बाद गहलोत छत्री, कर्म छत्री, पोलिया टोले, धनुखधारी और कुशवाहा छत्री टोले के लोग के पंचों ने भी ऐसी ही व्यवस्था की है। सिर्फ जनेऊ लेने से ही नहीं होता है, कर्म भी करना होगा। जाए तो कोई बाबू कभी संथाल टोली में शाम या रात को उनकी औरतों से कोई दिल लगी भी कर सकता है। संथालों के तीर पर जहर का पानी चढ़ाया रहता है। फिर देखिए दोस्तों, तंत्रिमा लोगों की इस बंदिश के बाद गहलोत छत्री, कर्म छत्री, पोलिया टोले, धनुखधारी और कुशवाहा छत्री टोले के पंचों ने भी ऐसी ही व्यवस्था की है। सिर्फ जनेऊ लेने से ही नहीं होता है, कर्म भी करना होगा। जाए तो कोई बाबू कभी संथाल टोली में शाम या रात को उनकी औरतों से कोई दिल लगी भी कर सकता है। संथालों के तीर पर जहर का पानी चढ़ाया रहता है। कुर्म छत्री टोले के नौजवान को दोस्तों नौजवानों कहा गया है आंचलिक भाषा में।
तो कुर्म छत्री टोले के नौजवानों ने कल रात को शिवशंकर सिंह को बेपानी कर दिया। झुबरी मुसम्मात का घर तो टोले के एक छोर पर है ना, सिपहिया टोली की बांसवाड़ी के ठीक बगल में, लेकिन शिवशंकर सिंह को क्या मालूम कि बांस की झाड़ियों में छोकरे पहले से ही छिपे हुए हैं। झुबरी मुसम्मात को 10 रुपये जरिमाना हुआ। जुर्माना को दोस्तों जरिमाना कहते हैं पूर्णिया जिले की भाषा में, आंचलिक भाषा है ना इसकी। तो झुबरी मुसम्मात को 10 रुपये जरिमाना हुआ है। जहाँ से देना तो होगा ही, नहीं तो हुक्का पानी बंद। शिवशंकर सिंह से रुपया लेकर दे। इसी तरह लालबाग मेला में पंचलेट खरीद होगा। बिना पंचलेट वाली पंचायत की क्या कीमत है। लेट के दाम में 20 रुपया और कम है। एक दिन फिर बांसवाड़ी में 1 घंटा मच्छर कटवाना होगा। और क्या दोस्तों, पंचलेट से ध्यान आ रहा है, आप लोगों के पाठ्यक्रम में बिहार स्टेट के पंचलाइट कहानी लगी हुई है फणीश्वर नाथ रेड्डी जी के। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पंचलाइट कहानी को। तो बताइए कि पंचलाइट कौन जलाता है, ये बताइए। उसको का कहानी का जो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अभी पिछले बिहार का जो स्टेट हुआ था, अभी सितंबर 2023 में, अगस्त सितंबर में जो हुआ था, उसमें पूछा गए थे कि पंचलाइट कौन जलाता है। तो बताइए दोस्तों, पंचलाइट कहानी का ये क्वेश्चन है, जो फणीश्वर नाथ रेड्डी जी की जो कहानी है। सोचिए, फिर मैं बताऊंगा बाद में। कालीचरण का अखाड़ा, कलिया उर्फ कालीचरण। तो कालीचरण का अखाड़ा आजकल खूब जमता है। शाम को कीर्तन भी खूब जमता है। नया हारमोनिया खरीद लाया है। गंगा जी के मेले से गंगतिरिया ढोलक लाया गया है, खूब गमड़ता है। बालदेव जी को कीर्तन तो पसंद है, लेकिन अखाड़ा और कुश्ती को वे खराब समझते हैं। शरीर में ज़्यादा बल होने से हिंसावाद करने का खौफ रहता है। असल चीज़ है बुद्धि। बुद्धि के बल से ही गांधी महात्मा जी ने अंग्रेजों को हराया है। गांधी जी की देह में तो एक चिड़िया के बराबर भी मांस नहीं। कांग्रेस के और लीडर लोग भी दुबले पतले ही हैं, लेकिन कालीचरण का अखाड़ा बंद नहीं हो सकता। ढोल की आवाज़ में कुछ ऐसी बात है कि कुश्ती लड़ने वाले नौजवानों के खून को गर्म कर देती है। दोस्तों, ढोल से याद आ रहा है, एक कहानी है फणीश्वर नाथ रेड्डी जी की, यही कुश्ती वाली का है, कहानी है, NCERT कक्षा 12 में लगी हुई है। उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी कहानी है, पहलवान की ढोलक। उसको एक बार आप पढ़िएगा। क्या कहते हैं, BPSC का जो PGT का है, उसके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, इसलिए हमने बताया। पहलवान की ढोलक कहानी है फणीश्वर नाथ रेड्डी जी की, वो बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन कालीचरण का अखाड़ा बंद नहीं हो सकता। ढोल की आवाज़ में कुछ ऐसी बात है कि कुश्ती लड़ने वाले नौजवानों के खून को गर्म कर देती है। ढाक धिन्ना शोभन मोची ने ढोल पर लकड़ी की पहली चोट दी कि देह कसम कसमसाने लगता है। ढिन्ना 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 अर्थात आजा 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 आजा। सभी अखाड़े में आए। काछी और जांघिया चढ़ाया। एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सिर में लगाया और अजज्जा कहकर मैदान में उतर पड़े। कालीचरण आ अली कहकर मैदान में उतरता है। चंपावती मेला में पंजाबी पहलवान मुश्ताक, इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो पंजाबी पहलवान कौन था? मुश्ताक नाम था। इस तरह आता है क्वेश्चन। इसी तरह आली या अली कहकर मैदान में उतरता था, तब शोभन ताल बदल देता था। कौन दोस्तों ताल बदलता था? शोभन ताल बदल देता था। चटधा गिड़धा आजा भिड़ जा। अखाड़े में पहलवान पैतरे भर रहे हैं, कोई किसी को अपना हाथ भी छूने नहीं देता है। पहली पकड़ की ताक में है वह पकड़ा। धगिड़धा कसकर पकड़ो। चटाक चटधा उठा पटक दे। गिड़धा वाह बहादुर। पटक तो दिया, अब चित्त करना खेल नहीं। मिट्टी पकड़ लिया है, सभी दांव के पेच और काट उसको मालूम है। ढाक धिन्ना तिरकिट धिन्ना, दाव काट बाहर हो जा। वाह बहादुर। दांव काटकर बाहर निकल आया। फिर धाचट गिड़धा आजा भिड़ जा। ढोल के हर ताल से पैतरे, दांव पेच काट और मार की बोली निकलती है। काली थान में पूजा के दिन इसी ढोल की ताल एकदम बदल जाती है, आवाज़ भी बदल जाती है।
धागिड़ धिन्ना, जय जगदम्बा जय जगदम्बा, गांव की रक्षा करो माँ जगदम्बा। तो दोस्तों ये था मैलांचल जो आंचलिक उपन्यास है इसका 13वां खंड। अब हम दोस्तों इसके 14वें खंड का अध्ययन करेंगे। इसके आगे देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में हम 14वें खंड का भी अध्ययन करेंगे। चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के रे, कब होई है गवना हमार रे भौजिया। पक्की सड़क पर गाड़ी वालों का दल भौजिया का गीत गाते हुए गाड़ी हाँक रहा है। आ चल बढ़ के दाहिने, हाँ हाँ घोड़ा देख कर भी भड़कता है साला। हाथवा रंगाए सैया देहरी बैठाए गईले, फिरहू न लिहले उदेश रे भौजिया। ननदिया ननदिया के दिल की हुक गाड़ी वालों के गले से कूक बनकर निकल रही है। भौजिया कमली की कोई भौजी नहीं, किससे दिल की बात कहे। भौजिया की ननदिया की तो शादी हो चुकी है, कमली का तो हाथ भी पीला नहीं हुआ। प्रेम सागर में मन नहीं लगता। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजा, एक दिन कृष्ण कन्हैया वंशी बजैया कदम के वृक्ष पर बैठ के बंसी बजाए रहे थे। चीर हरण लीला की तस्वीर को देखकर कमली का जी ना जाने कैसा कैसा करने लगता है। वह प्रेम सागर बंद कर देती है। सुबह प्यारू आया था। प्यारू दोस्तों कौन है? डॉक्टर का चपरासी, कंपाउंडर समझ लीजिए। तो सुबह प्यारू आया था। ये कमली कौन है? जो अभी कमली आप लोगों ने पढ़ा, ये महत्वपूर्ण पात्र है। तो आप लोग याद करिए, ये तहसीलदार की बेटी का नाम है कमली। कमला के नाम पे पढ़ा है, कमला नदी के नाम पे कमली नाम है उसका। एकलौती बेटी है तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की। तो सुबह प्यारू आया था। कितना गौ आदमी है प्यारू। आज क्या बना था प्यारू? डॉक्टर साहब आज ठीक समय पर खाए थे या शीशी बोतल लेकर पड़े हुए थे? प्यारू हंसकर हमेशा की तरह जवाब दे देगा, अरे क्या पूछती हो दैया, इस आदमी का हमको कोई ताल पता ठौर ठिकाना नहीं लगता। रोज कहेंगे कि प्यारू आज खाना जरा जल्दी बनाओ, और खाते फिर वही रात में 11 बजे और दिन में 2 बजे। आज बंधा का झोला बना था। झोल क्या खाएंगे? मिर्च मसाला छूते भी नहीं है। खाने का तो कोई शौक नहीं है, जो बना दो खा लेंगे। और शीशी बोतल, क्या पूछती हो दैया, कल से मच्छर खटमल और तिलचट्टे के पीछे पड़े हुए हैं। आज संथाल टोली के जोगिया माझी को कह रहे थे, 4 खरगोश और 1 दर्जन चूहा पकड़कर दे जाओ, पूरा इनाम मिलेगा। प्यारू को गांव भर की औरतें प्यार करती हैं। गांव भर में उसकी मामी, मौसी, नानी, दादी और काकी हैं। सभी जवान लड़कियों को वह दैया कहता था है। तो क्या कहता है दोस्तों? जवान लड़कियों को प्यारू क्या कहता था? दैया कहता है। डॉक्टर की मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा है। जब आवेगा तो मुस्कुराते हुए आवेगा, डर लगता है। हाँ हाँ, डर लगता है तो तुमको क्या, तुमको तो मज़ा मिलता है ना। मुस्कुराए जाओ। गले में आला लटकाए फिरते हैं बाबू साहब, छाती और पीठ में लगाकर लोगों के दिल की बीमारी का पता करते हैं। झूठ इतने दिन हो गए, मेरे दिल की बात, मेरी बीमारी को कहाँ जान सके। या जानबूझकर अनजान बनते हो डॉक्टर? तुम्हारी मुस्कुराहट से तो यही मालूम होता है। अच्छा डॉक्टर, सच सच बताना, तुम क्यों मुस्कुराते हो? तुम मुझे जलाने के लिए इस गांव में क्यों आए? नहीं नहीं, तुम नहीं आते तो पागल हो जाती। रोज सपने में कमला नदी की बाढ़ में मैं बह जाती थी। बड़े बड़े सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते थे। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। मेरी आंखों की पपनियां उलटकर देखो, मेरी पीठ पर आला लगा कर देखो, मेरे दिल की बात सुनो। तुम डांटते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चिढ़ाते हो, कितना अच्छा लगता है मुझे। फिर मीठी दवा भेज दूंगा। हाँ जी, भेज देना। पूछते हो क्या? तुम्हारी बोली क्या कम मीठी है? लेकिन तुम एक बार जरूर आया करो। नहीं आओगे तो मुझे डर लगेगा। सिपहिया टोली की कुसमी कहती थी, डॉक्टर मुझसे भी पूछता था मीठी दवा चाहिए क्या। तो दोस्तों, कमली किसके बारे में कह रही है प्यारू से? डॉक्टर के बारे में कह रही है। डॉक्टर का क्या नाम था? प्रशांत कुमार। तो कुसमी झूठ बोलती है। सिपहिया टोली की कुसमी कहती थी, सिपहिया टोली की दोस्तों कौन कहती थी? कुसमी कहती थी, डॉक्टर मुझसे भी पूछता था मीठी दवा चाहिए क्या। मैं नहीं विश्वास करती, डॉक्टर ऐसा नहीं है। कुसमी झूठ बोलती है। मीठी दवा और किसी को मिल ही नहीं सकती है।
डॉक्टर खबरदार, कुसुमी बड़ी चालबाज लड़की है, बहुतों को बदनाम किया है उसने। हरगौरी उसका मौसेरा भाई है, लेकिन जाने दो क्या करोगे सुनकर, उसकी ससुराल फारबिसगंज में है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पूर्णिया जिला के बगल में ही फारबिसगंज पड़ता है। फारबिसगंज अब क्या कहते हैं वर्तमान में एक जिला बन गया है, पहले जिला नहीं था फारबिसगंज। जैसे पूर्णिया से अलग होकर अररिया हुआ है, उसी तरह फारबिसगंज ये बिहार के ज़िले हैं। तो फारबिसगंज ही पूर्णिया के आगे पड़ता है, बॉर्डर में पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगता है फारबिसगंज से। तो उसकी ससुराल फारबिसगंज में है। घर वाला एक मारवाड़ी का सिपाही है, रात भर सिपाही पहरा करता है और कुसुमी बायोस्कोप देखने जाती है। दोस्तों बायोस्कोप का मतलब पिक्चर है, फिल्म, बायोस्कोप को बायोस्कोप कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजा, एक दिन यशुमती सभी वालिदों को बुलाएं। कमली माँ पढ़ना बंद करो, डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना। दवा पी लो, मैं तुम्हारी किताब बक्से में बंद कर ताला लगा दूंगी। हाँ ऐसे तुम नहीं मानोगी, पढ़ने से क्या होगा माँ। लड़की की बात तो सुनो जरा, पढ़ने से क्या होगा सो तो डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर बाबू से। माँ तुम्हारा डॉक्टर क्या क्या है जानती हो, माटी का महादेव। माँ ठठाकर हंस पड़ती है, एक एक बात गढ़कर निकालती है तू। अच्छा ठहर जा, आज आने दे डॉक्टर बाबू को। माँ बाप के नैनों की पुतली है कमला, तहसीलदार साहब बेटी की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। माँ कमला की हर आवश्यकता को बिना मुंह खोले ही पूरा कर देती है। बाप ने खुद पढ़ाया लिखाया है रामायण महाभारत, नल दमयंती, सावित्री सत्यवान, पार्वती मंगल और शिव पुराण। कमला रोज शिव पूजती है, ओ शिव शंकर सुखकर नाथ वरदायक महादेव, महादेव मिट्टी का महादेव। माँ चुप रहो, कमली माँ से लिपटकर हाथों से मुंह बंद कर देती है। पूछो ना अपने डॉक्टर से, खरगोश पालकर क्या करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो डॉक्टर प्रशांत कुमार हैं वे दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वे यहाँ पर खोज कर रहे हैं, अपना क्या कहते हैं जिसे शोधार्थी कहते हैं, वे शोध कर रहे हैं यहाँ पर। और इनको क्या मालूम कि खरगोश और ये चूहा का क्या करते हैं डॉक्टर, वे क्या कहते हैं शोध कर रहे हैं। इसलिए वो खरगोश चूहा सब पकड़ते हैं, क्योंकि वे MBBS डॉक्टर हैं और शोध है कर रहे हैं। इसीलिए वे यहाँ पर पूर्णिया जिले के मेरीगंज अंचल में आए हुए हैं, हेल्थ मिनिस्टर ने उनको भेजा है। तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता है, सिर्फ मुस्कुराता है, फिर गंभीर होते हुए कहता है अब तो सुई देनी ही पड़ेगी। दवा से बेहोशी तो दूर हो गई, लेकिन पागलपन। सभी ठठाकर हंस पड़ते हैं। तहसीलदार साहब, माँ और प्यारू। कमली का चेहरा लाल हो जाता है। मैं आज खून का दबाव नहीं जांच कराऊंगी, नहीं नहीं ठीक है। हाँ मैं पगली हूँ दीदी। तहसीलदार साहब बेटी को दीदी कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों तहसीलदार साहब अपनी बेटी कमली को क्या कहते हैं, दीदी कहते हैं। दीदी तहसीलदार साहब बेटी को दीदी कहकर पुकारते हैं। आओ डॉक्टर साहब को देर हो रही है। ब्लड प्रेशर जांच करते समय डॉक्टर गंभीर होकर यंत्र की ओर देखता है। कमली तिरछी निगाहों से चोरी चोरी डॉक्टर को देखती है। हाँ जी मुझे पगली कहते हो, लेकिन मुझे पगली बना कौन रहा है। गांव में सिर्फ तहसीलदार साहब चाय पीते हैं, बढ़िया चाय की पत्ती का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर यहाँ हर शाम को चाय पीने आता है। कमला की माँ का अनुरोध है, रोज शाम को चाय पी जाइए। तहसीलदार साहब कहते हैं डॉक्टर तो अपने सम्मांग की तरह हो गया है। डॉक्टर को भी तहसीलदार साहब से घनिष्ठता हो गई है। तहसीलदार साहब से गांव घर और जिले की बहुत सी नई पुराने बातें सुनने को मिलती हैं। राज पार बंगा स्टेट के जनरल मैनेजर डफ साहब कैसा आदमी है, आजकल एकदम हिंदुस्तानी हो गया है। धोती कुर्ता पहनता है, कभी कभी रोरी का टीका भी लगाता है। राज पार बंगा के कुमार जी उसकी मुट्ठी में है। डफ साहब की बेटी जब तक रहेगी कुमार जी डफ साहब को नहीं हटा सकते हैं। महारानी चंपावती जाति की मुसहरनी थी। राजा भूपत सिंह को मेमरानी से 2 लड़के हैं। बड़ा अय्यास है राजा भूपत, पोलो का जबरदस्त खिलाड़ी। दार्जिलिंग रेस में हर साल उसका घोड़ा जीतता है।
दार्जिलिंग दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है और पूर्णिया जिले का बॉर्डर है पश्चिम बंगाल से, वहीं बगल में ही है। तो दार्जिलिंग रेस में हर साल उसका घोड़ा जीतता है। आजकल भी 22 घोड़े हैं। बड़ा अय्यास पुण्याह में बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ में इतनी बाई दी जाती है कि 3 दिन 3 रात महफिल जमी रहती है, 1 मिनट भी बंद नहीं होती। पेरिस की शराब पीता है। असल राजा तो वही है, राज पार बंगा वाला तो मक्खी चूस है। जिला का सबसे बड़ा किसान है भोला बाबू। तो कौन है दोस्तों जिले का सबसे बड़ा किसान? भोला बाबू। 30,000 बीघा जमीन है। कितनी जमीन है दोस्तों? 30,000 बीघा। और आप लोगों को पता होगा जिस मठ का रामदास को महंत बनना है सेवादास के मरने के बाद, उस मठ में कितनी जमीन थी? उस मठ में 900 बीघे जमीन थी। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्योंकि। तो भोला बाबू के पास कितनी जमीन है? 30,000 बीघा जमीन है। रहुआ स्टेट के गुरुवंशी बाबू भी किसान ही हैं। उनकी बात निराली है, दाता कर्ण है। वारफान में सबसे ज़्यादा रुपए दिए और कांग्रेस के सहायता फंड में भी सबसे ज़्यादा रुपए दिए, और इसी को कहते हैं दुनिया का इंसाफ। दिल खोलकर दान देने की का सुफल क्या मिला है जानते हैं? लोगों ने झूठ मूठ अफवाह फैला दिया कि नोट बनाता है। अरे भाई, नोट तो बनाती है उसकी कोसी गंगा किनारे की हजारों बीघा जमीन, जिसमें न हल चलता है, न बैल, न मेहनत, न मजदूरी। बाढ़ का पानी हटा दिया और कीचड़ वाली धरती पर चना, खेसारी, मटर, सरसों, उड़द वगैरह छींट दिया। बस छींटने से जितनी मेहनत लगे, कोसी और गंगा के पानी से नहाती हुई धरती माता दिल खोलकर अपना धन लुटा देती है। जिला कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं शिवनाथ चौधरी। कौन है दोस्तों सबसे बड़े लीडर जिला कांग्रेस के? शिवनाथ चौधरी। ओ, आप तो जानते ही हैं उनको, वह भी बड़े किसान हैं। पूर्णिया कचहरी में जो वकालत सीसी बाबू कर गए, वह अब कोई वकील क्या करेगा? हाई कोर्ट के बालिस्टर भी उनके बनाए हुए मिसिल को नहीं काट सकते हैं, लेकिन फौजदारी कचहरी में कभी पैर नहीं रखते थे। एक बार राजा भूपत 10,000 फीस लेने लगे। कितनी फीस लेने लगे? 10,000 फीस लेने लगा। खूनी केस था। सीसी बाबू ने अपना प्रण नहीं तोड़ा, कचहरी नहीं गए। कागज पढ़कर सिर्फ एक जगह एक लाइन काट दिया और एक जगह एक अक्षर जोड़ दिया। राजा भूपत बेदाग छूट गया। अब तो ना वह अयोध्या है और ना वह राम। बाबा, दीदी, डॉक्टर साहब आज यहीं खाएंगे। प्यारू से झगड़ा में मोल लेना चाहती है। प्यारू से कह दिया है, तब डॉक्टर साहब हमारा तो कभी हिम्मत नहीं हुई। दीदी कहती है, यही श्रद्धा हो तो यदि श्रद्धा हो तो। श्रद्धा अश्रद्धा की बात नहीं, बात यह है कि मैं मिर्च मसाला नहीं खाते। कमली बीच में ही बोल उठी, उबली हुई चीज़ें खाएंगे, यही ना? डॉक्टर समझ रहा है रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। शीला रहती तो तुरंत कुछ कह देती, शायद कहती भावात्मक संक्रमण अथवा प्रत्यावर्तन के मोड़ पर रोग पहुंच गया है। तो दोस्तों ये था 14वां खंड मैलांचल उपन्यास का। अब हम इसका 15वां खंड पढ़ेंगे। आपको हमने बताया था कि 50 से ज़्यादा खंडों में बटा हुआ है मैलांचल उपन्यास, तो उसका हम 15वां खंड आज पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे। सुमित दास को लोग लबड़ा आदमी समझते हैं। किसको समझते हैं? सुमित दास को लोग लबड़ा आदमी समझते हैं, लेकिन समय पर वह पते की बात बता जाता है। लबड़ा दोस्तों जानते हैं किसे कहते हैं गाँव में? सुमित दास को लोग लबड़ा आदमी समझते हैं, लेकिन समय पर वह पते की बात बता जाता है। आजकल उसका नाम पड़ा है बेतार की खबर। बेतार की खबर मतलब रेडियो। संक्षेप में बेतार। बात छोटी या बड़ी, कोई भी नई बात बेतार तुरंत घर घर में पहुंचा देता है। तहसीलदार का वह रोटिया गवाही की रोटी खाने वाला गवाह है। गवाही देते देते वह बूढ़ा हो गया। वसूल तगादा के समय तहसीलदार के साथ रहता है। किसी को दाखिल खारिज करवानी है, किसी रैयत की ज़मीन में झंझट लगा है, या किसी को बंदोबस्ती लेनी है, तहसीलदार से पहले सुमित दास से बात करे। वह रैयतों को एकांत में ले जाकर कहेगा, तहसीलदार तो हमारी मुट्ठी में है, हमको पान सुपारी खाने के लिए कुछ दो या नहीं दो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन तहसीलदार साहब को तो वाजिब जो है सो। रैयतों से छोटी छोटी चीज़ें तहसीलदार साहब खुद कैसे मांग सकते हैं? वह सुमित दास ही मांगता है।
कद्दू, खीरा, बैगन, करेला, कबूतर, हल्दी, मिर्चा, साग, मूली और सरसों का तेल, वह सब तो सुमृत दास अपने लिए लेता है, लेकिन चीजें लेते समय सुमृत दास रैयत से एकांत में कहता है, अरे भाई, ये सब चीजें मैं लेकर क्या करूंगा? न घर है न घरनी, न चूल्हा है न चौका, एक पेट के लिए मंगनी क्यों करूं? यह सब तो कभी एक पैसे की तरकारी तहसीलदार साहब के यहाँ खरीदी नहीं जाती। सुमृत दास भला मंगनी करेगा? आज उसकी हालत खराब हो गई है तो क्या वह खानदान की इज्जत को भी लुटा देगा? उसके परदादा के दरवाजे पर हाथी झूमता था। सब कर्म का फेर है। सुमृत दास के पेट में कोई बात नहीं पचती। कालीचरण कहता है, मुंह में दांत है नहीं, बात अटके भी तो कैसे? बेतार बेतार को बहुत सी बातें मिल गई हैं। पहली बात तो यह कि पश्चिम से मठ पर आचार्य गुरु आ रहे हैं। लरसिंह दास को कलेक्टर साहब ने भी महंत मान लिया। ये दोस्तों, लरसिंह दास बहुत फ्रॉड आदमी है। ये जमीन के चक्कर में रामदास को हटा के महंत बनना चाहता है, क्योंकि 900 बीघे जमीन लगी हुई है। और जो लक्ष्मी है, जो दासिन है मठ की, वे दोस्तों जानती है कि इसकी नीयत खराब है लरसिंह दास की। इसीलिए उसने क्या कहते हैं, इसकी बेइज्जती भी की है लरसिंह दास की। अब देखिएगा आगे। बेतार को बहुत सी बातें मिल गई हैं। पहली बात तो यह है कि पश्चिम से मठ पर आचार्य गुरु आ रहे हैं। लरसिंह दास को कलेक्टर साहब ने भी महंत मान लिया है। दूसरी बात यह है कि कल से खम्हार खलिहान खुलने वाला है। बीच में भदवा पड़ गया है। तहसीलदार साहब ने कहा है कल शुभ दिन है। तहसीलदार साहब के खलिहान के साथ ही गांव के और किसानों का खम्हार खुलता है। खम्हार दोस्तों, खलिहान को खम्हार कहते हैं पूर्णिया में। तो तहसीलदार साहब के खम्हार के साथ ही गांव के और किसानों का खम्हार खुलता है। तहसीलदार साहब का खम्हार बड़ा खम्हार कहलाता है। जरिदहाड़ बाढ़ सूखा से बचकर भी 2000 मन धान होता है। कितना होता है दोस्तों? 2000 मन धान। हाँ, तीसरी बात तो कहना भूल ही गया बेतार, वह लौटकर सुना जाता है कपड़ा, तेल और चीनी की पूर्जी बांटने का काम बालदेव को मिला है। नाम तो उसमें डॉक्टर बाबू का भी है, लेकिन डॉक्टर बाबू कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। हमसे कहते थे कि हमारा काम आप ही कीजिए दास जी। हम बोले कि हमको भी फुर्सत कहाँ है। आचार्य गुरु के आने की खबर का कोई मोल नहीं भी हो। बाकी दो बातें यदि सच हैं तो वास्तव में कीमती है। बात सच है, बालदेव जी भी कहते हैं बात ठीक है। खम्हार साल भर की कमाई का लेखा जोखा तो खम्हार में ही होता है। 2 महीने की कटनी 1 महीना मड़नी, फिर साल भर की खटनी दबनी मड़नी करके जमा करो। साल भर के खाए हुए कर्ज का हिसाब करके चुकाओ। बाकी यदि रह जाए तो फिर सादा कागज पर अंगूठे की टीप लगाओ। सफाई करनी है तो बैल गाय भरना रखो या हलवाहा चरवाहा दो, फिर कर्ज खाओ। खम्हार का चक्र चलता रहता है। खम्हार में बैलों के झुंड से दबनी मड़नी होती है। बैलों के मुंह में जाली का जाब लगा दिया जाता है। गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी खम्हार के बैलों जैसी है। मुंह में जाली का जाब, लेकिन खम्हार का मुंह यह नहीं टूट सकता। भोरकुआ उगते ही खम्हार जग जाता है। सुई की तरह गड़ने वाली माघ के भोर की ठंडी हवा का कोई असर देह पर नहीं होता। ओस और पाले से देह शून्य हो जाता है। जब हाथ से अपनी नाक भी नहीं छुई जाती है, तब घूर में फिर से सूखे पुआल डालकर नई आग पैदा की जाती है। घर में शकरकंद पकता रहता है। घर के पास देह गरबाने की बारी जिसकी रहती है, वह प्रातकी गाता है। हरि बिनु के पूरे हैं मोर सुआरत हरि बिनु के, अथवा निर्बल के बलराम हो संतो निर्बल के बलराम। दिन भर धान झाड़ फटक कर जमा किया, फिर धान के बोझे छींट दिए गए और शाम से फिर दबनी मड़नी शुरू हो गई। शाम को घर के पास लोरिक या कुमार बिज्जे भान की गीत कथा होती है। अरे राम राम रे दैबा रे ईसरे महादेव, बामे ठाढ़ी देवी दुर्गा दाहिन बोले काग। अपन मन में सोच करिए मानिक सरदार, बात से नहीं माने वीर कनौजिया गुआर। कपड़ा तेल और चीनी की पूर्जी कमलदाहा के
कमरुद्दी बाबू बांटते थे। मेरीगंज से कमलदाहा 10 कोस है। तो कितनी दूर है दोस्तों? मेरीगंज से कमलदाहा 10 कोस है। 10 कोस जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पुर्जी पाना बड़े भाग की बात समझी जाती है। कमरद्दू बाबू कुजड़ा है। कमरद्दू बाबू क्या है? कुंजड़ा है। बैगन की बिक्री से ही जमादार हुए। मुस्लिग के लीडर है। मुस्लिग दोस्तों मुस्लिम लीग, मुस्लिग जो मोहम्मद अली जिन्ना वाली पाकिस्तान की पार्टी है उसका नाम है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिग के लीडर हैं। कटिहार पूर्णिया मोटर रोड के किनारे पर ही घर है। हमेशा हाकिम हुक्काम उनके यहाँ आते रहते हैं। महीने में 60 मुर्गियों का खर्च है। लोग कहते हैं कि नए एसडीओ जब आए तो सारे इलाके में यह बात मशहूर हो गई कि बड़े कड़े हाकिम हैं। किसी के यहाँ ना तो जाते हैं और न किसी का पान ही खाते हैं। लेकिन कमरुद्दीन बाबू भी पीछा छोड़ने वाले आदमी नहीं। एसडीओ का ड्राइवर मुसलमान है। मतलब जो एसडीओ है दोस्तों उसका जो ड्राइवर है वह मुसलमान है और कमरुद्दीन बाबू भी मुसलमान है। उसको कुरान की कसम देकर पान सुपारी खाने के लिए दिया। बस एक बार कटिहार से लौट रहे थे एसडीओ साहब, ठीक कमरुद्दीन बाबू के घर के सामने आकर मोटर गाड़ी खराब हो गई। 10 बजे रात को एसडीओ साहब और कहाँ जाते। उसके बाद से ही कमरुद्दीन बाबू आंख मूंद कर बिलेक करने लगे। एक बार पुरैनिया मीटिंग में कांग्रेसी खुसाए बाबू ने हाकिम से पूछा, पब्लिक बहुत सिफारिश करती है। कमरुद्दीन बाबू ने हंसते हुए कहा, हिंदू पब्लिक या मुसलमान? हाकिम भी समझ गए कमरुद्दीन बाबू लीगी हैं, इसलिए लोग झूठ मूठ दोख लगाते हैं। अब तो बालदेव जी पुर्जी लेंगे। बालदेव जी को बिलैती कपड़ा से क्या जरूरत है? खद्दड़ को छोड़कर दूसरे कपड़े को छूते भी नहीं हैं। छूते हैं, छूने में हर्ज नहीं। जय हो गन्नी महात्मा की जय हो। कल खम्हार खुलेगा। खम्हार मतलब खलिहान खुलेगा। पिछले साल तो खम्हार खुलने के दिन जालिम सिंह का नाच हुआ था। जालिम सिंह सिपहिया के एक डोमिन से शादी कर ली थी। लेकिन इस बार कीर्तन होना चाहिए। सुराजी कीर्तन। बेतार कहता है इस बार विदापत नाच होगा। डॉक्टर बाबू विदापत नाच देखेंगे। तहसीलदार साहब तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कितना समझाया कि डॉक्टर बाबू वह तो बहुत पुराना नाच है, खाली बिकटे कामिक होता है। डॉक्टर बाबू कहने लगे विदापत ही करवाइए। पासवान टोली के लिबड़ू पासवान को खबर दे दी गई है। लिबड़ू नाच का मूलगेन है। मूलगेन अर्थात म्यूजिक डायरेक्टर। कालीचरण का कीर्तन नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब को एक दिन कीर्तन सुना देंगे। बालदेव जी को डॉक्टर बाबू की बुद्धि पर अचरज होता है। विदापत नाच क्या देखेंगे? बड़ा खराब नाच है, कोई भला आदमी नहीं देखता। खराब खराब गीत गाता है। नाच ही देखने का मन था तो तहसीलदार साहब से कहकर सीमरबनी गांव की ठठेर कंपनी को बुला लाते। आने जाने और 50 आदमी के खाने का खर्चा क्या तहसीलदार साहब नहीं दे सकते? गांव वाले देखते तो आंखें खुलती। सीमरबनी का ठठेर कंपनी मशहूर है। महावीर जब दुर्योधन का पाठ लेकर हाथ में तलवार लेकर गरजते हुए निकलता है तो एक कोस तक उसकी बोली साफ सुनाई पड़ती है। बस बंद करा दो यह मृदंग बाजा, हमको अच्छा नहीं लगता। धिन्ना 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 निन्ना निन्ना, धिन तक धिन्ना। विदापत नाच का मृदंग जमीन का दे रहा है, चलो चलो चलो। धिनक धिना धा तिरकिट धिन्ना, धिनक धा तिरकिट धिन्ना। गांव भर के लोग तहसीलदार साहब के खम्हार में जमा हुए हैं। खम्हार मतलब खलिहान में जमा हुए हैं। सामियाना तान दिया गया है। सामियाना खचम खच है। डॉक्टर बाबू सिंह जी और खिलावन सिंह यादव कुर्सी पर बैठे हैं। डॉक्टर बाबू और सिंह जी दोस्तों कौन? राजपूत टोली वाले। और खिलावन सिंह कौन? यादव टोली के मुखिया। कुर्सी पर बैठे हैं। कालीचरण अपने दल के साथ है। कालीचरण अपने दल के साथ है। जोतकी जी नहीं आए हैं। सिंह जी ने कहा आज भी उनके दांत में दर्द है भाई। सभी ठठाकर हंस पड़ते हैं। सभी जोतकी जी के नहीं आने का कारण जानते हैं। उनका बेटा नाम रलेन भी विदापत नाच का समाजी है। बामन नाचे तेली तमाशा देखे। कुपुत्र निकला राम नारायण। स्यू हो बालदेव जी नहीं आए हैं।
कोई भला आदमी नहीं देखता विदापत नाच। अब मृदंग पर चलती बज रहा है तिरकिट धिन्ना धिन तक धिन्ना धिन तक धिन्ना धिनक धिनक धा धिक धिक तिन्ना। ओ होए नायक जी, बिकटा विदूषक आया। भीड़ में हंसी की पहली लहर खेल जाती है, सैकड़ों मुक्त हृदयों की हंसी, पायल की झंकार। बिकटा विदूषक आया, भीड़ में हंसी की पहली लहर खेल जाती है, सैकड़ों मुक्त हृदयों की हंसी, पायल की झंकार। मुंह पर कालिख चूना पोत कर, फटा पुराना पजामा पहनकर लौकायदास बिकटा बन गया है। वह जन्मजात बिकटा है, भगवान ने उसे बिकटा ही बनाकर भेजा है। ऊपर का ओठ त्रिभुजाकार कटा है, सामने के दांत हमेशा निकले रहते हैं और शीतला माई ने एक आंख ले ली है। बात गढ़ने में उस्ताद है। ओए होए हो नायक जी, क्या है? अरे यह फतंग फतंग क्या बज रहे हैं? अरे मृदंग बज रहा है, यह करताल है, यह झाल है। सो तो समझा, यह धड़िक धड़िक गा गणपत गंगा क्या बजाते हैं? नाच होगा नाच, विद्यापति नाच। ओ हम समझे कि लीलामी का ढोल बज रहा है। धिक तान धिन्ना धिक ताक धिन्ना, आहे उत्तरही राज से आएल है नटुकवा की आहे मैया सरस्वती है प्रथमे बनोनी है तुहार। हमहू मूरख गंवार की आहे मैया, सरस्वती भूलल आखर जोड़ के आहे मैया, कंठ लीहे है बास। ओ हो होए नायक जी, बिकटा जोर से चिल्ला उठता है, ताल भी कट चुका है। ठीक तान कटने के समय बिकटा को चिल्लाना चाहिए, इसलिए मृदंग के ताल का ज्ञान बिकटा को होना ही चाहिए। तुम कैसा बेवकूफ हो जी? अरे हो नायक जी, यह आप लोग किसका वंदना कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ, हंसी की दूसरी लेकिन हल्की लहर। बेवकूफ सुनते नहीं हो, सरस्वती माता की वंदना है। यह सुरसुती माता को तुम देखा है? हमको तुम बेवकूफ कहते हो? बेवकूफ तो तुम खुद हो। अरे सरस्वती का वंदना तो पढ़ल पन्निन लोग करता है। हाँ हाँ हाँ, भीड़ में खिलखिलाहट। तो हम लोग किसको वंदेंगे? तुम घाटी चलानी घी हो, जिस चलानी घी की पूड़ी भंडारा में हुई है, जिसको खाकर हमारा पेट 10 दिन खराब रहा था, बिना किसी मिलावट के। तुम भी खाटी बेवकूफ मालूम होते हो, इतना भी नहीं जानते। सुनो जरा बजाने कहो, धिनक धिन्ना तिरकिट धिन्ना। अरे दाल बंदो भात बंदो साग बंदो बथुआ, यह तो हुआ कच्ची सरकार। अब जरा पक्की सुनिए। अरे चूड़ा बंदो भुजा बंदो रोटी बंदो मड़ुआ। हाँ 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 हाँ, अब फल मेवा सरकार। अरे गूलर बंदो डुमर बंदो और बंदो अलूहा। हाँ हाँ हाँ, सैकड़ों खुलखुलाहट। हल बंदो बैल बंदो और बंदो गैया। अब सबसे बड़ा भगवान बिकटा मुंह बनाता है। चटाक पटपट दड़प सिर पर भापत बाप के भूतवा, सबसे बढ़ी के तोहरे बंदो मालिक बबूक जुतवा। बिकटा खिलावन के पैर के सलम शाही जूते को प्रणाम करता है। डॉक्टर साहब तो अचरज से गुम हो गए, एकदम खो गए हैं नाच में। इस बार नाच जमेगा। आखिर यह सब पुरानी चीज है क्यों भाई? यह बात तो ठीक ही कहता है। धिक धिन्ना धिन्ना तिन्ना समाजी लोगों ने शुरू किया। आहे लेल प्रवेश परम सुकुमारी है, हंस गमन बिरखा मान दुलारी है। मृदंग के ताल पर दबे पाँव नटवा आता है, ताल पर भी चलकर सबसे पहले मृदंग को प्रणाम करता है, फिर झाल करताल की और अंत में मुलगैन लिबड़ू पासवान का पैर छूकर प्रणाम करता है। पोलिया टोली के छीतन दास का बेटा चलित्रा लड़कियों की तरह लंबा बाल रखता है, नाक में बुलाक भी हमेशा पहने रहता है। वह नटवा है, अभी साज पोशाक पहनकर एकदम बाभिन की तरह लग रहा है छोड़ा। कान में कनफूल किसका है? कमली दीदी का। वाह रे छोड़ा, आज यदि यह कान का कनफूल बख्शिश में जीत ले तो समझे कि असल विदपतिया का चेला है, मृदंग बजाता है। उचित दास, क्या कहा? असल विदपतिया? हम सहरसा के गैनू मृदंगिया का चेला है, जानते नहीं? गैनू मृदंगिया एक बार अपने समाजी के साथ कहीं से नाचकर आ रहा था।
चोर लोग जानते थे कि गेनू मृदंगिया का समाज 100 रुपया नगद, धोती कुर्ता गमछा वगैरह लेकर घर लौटता है। बस ठुट्ठी पाखर के पेड़ के पास चोरों ने घेर लिया गैनू मृदंगिया को। वह पीछे पड़ गया था दिशा मैदान के लिए शायद। गैनू मृदंगिया ने क्या किया, बोलो तो नहीं जानते? हाँ हाँ, मृदंग पर थाप दिया। दाहिने पूरे पर अंगुलियां फिरकी की तरह नाचने लगी। धोकिड़ धिन्ना ना निन्ना ना निन्ना ना, तो मृदंग के पूरे की सूखी चमड़ी मानो जी उठी। साफ आदमी की तरह बोली, निकली ठुट्ठी पाखेर तर चोर घर लेक हो, चोर घर लेक हो। लिबड़ू दास का समाजी है, खेल नहीं नाच बेटा। धीर नागी धीर नागी धीर नागी धीनता, आहे तनमन बदन मदन सहजोर है। आहे दामिनी ऊपर, हैरे 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 बिकटा कलेजा पकड़ कर मुंह बनाता है। धिनक धिनकता धिनक धिनकता, आहे दामिनी ऊपर उगलाए चांद है। बिकटा मूर्छित होकर गिर पड़ता है। अरे बाप, अरे क्या हुआ? अरे बाप, अरे बोलो भी तो क्या हुआ? अच्छा नायक जी, एक बात बताइए, जल्दी बताइए। आसमान का चांद यदि धरती पर उतर आया है तो धरती के चांद को ऊपर जाना पड़ेगा। अरे धरती पर भी कहीं चांद होता है? सुनिए जरा इसकी बोली। इसलिए न कहा था कि खाटी चलानी घी हो। अजी हमारी एक ही बिजली बत्ती खराब है, तुम्हारी क्या दोनों खराब हैं? आजकल रेलगाड़ी में सुनते हैं कि बत्ती नहीं जलती। पहले बिलेकोट, तब तो बिलेक मार्केट। हाँ 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 हाँ, साला कटिहार नानी के यहाँ बराबर जाता है, रेलगाड़ी की भी गलती निकालता है। अंग भंग आदमी सारी दुनिया को अंग भंग देखता है। सुनो क्या कहता है, धरती का चांद किसको बनाता है? अरे भकुआ नायक जी, धरती का चांद अपनी 3600 कल्ला के साथ तुम्हारे सामने खड़ा है। चौंधिया गए हो क्या? जरा ठट्ठम लाइट जलाकर देखो। हाँ हाँ हाँ, साला अलबत्त बात बनाता है। छठम लाइट नहीं जानते? देखो पंचम लेट तो यही है जो अभी पंच परमेश्वर के बीच में जल रहा है। छठम लाइट तुम्हारे घर में आजकल जलता है, तेल मिलता ही नहीं। एक पटुआ के संठी में आग लगाकर हाथ में लेकर खड़ा रहो, भग भग गैस बत्ती की सी रोशनी होने लगेगी। हम आजकल यही करते हैं। अच्छा, आप ही लोग देखिए, पंच परमेश्वर हमसे ज्यादा सुंदर यहाँ कोई है? नहीं नहीं, आप तो कामदेव के अवतार हैं, सिंह जी कहते हैं। हाँ 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 हाँ, नाचो रे चलितरा, आज मुहाड़ा मोर्चा पड़ा है जी, खोल के नाच बेटा। धिनग्री धिन्ना तिरनागी तिन्ना, धिनक धिनता तिटकत गादा धा। आहे चलहूँ सखी सुखधाम चलहूँ, आहे कन्हैया जहाँ सखी है, रास रचाउल है चलहूँ है चलहूँ। धिन्ना तिन्ना नाधी धिन्ना, आहे सिर बिरना बन कुंज गलिन में काहूँ चरावत धेनु। आहे मुंडली जे टेढ़े बिरछी के ओटे, आहे अबे गिन्हे धीर नागी धीर नागी धीर नागी। आहे अबे गृहो रहलो नी जाए चलहूँ है चलहूँ। ततमा टोली की औरतों के गिरोह में बैठी फुलिया का जी ऐठता है, अबे गृह रहलो नी जाए। तहसीलदार साहब की हवेली की सामने वाली खिड़की खुली हुई है, कमली दीदी भी देख रही हैं। नहीं देखेंगी तो बख्शीश कैसे देंगी? देखा बेटा, फिरकी की तरह नाच, पूरे इनके फूल की तरह घांघरी खिल जाए। अरे हो नायक जी, एक बात तो बताइए, वह हमको छोड़कर कहाँ जा रही है? चलहूँ चलहूँ, कहीं मेला तमाशा है या भोज है, या कपड़ा की पुर्जी बटती है? अजी वह तुम्हारे ही पास जा रही है। तुम ही किशुन कन्हैया हो ना, तुम्हारे रूप पर मोहित हो गई। वही तो हम भी कहते हैं कि हमको छोड़कर कहाँ जा रही। हम कन्हैया हैं, लेकिन कन्हैया के बाप का नाम तो नंद था, और हमारे बाप का नाम उजाड़ दास। हमारे बाप का नाम उजाड़ू दास। हाँ 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 हाँ, अरे उल्लू, तुम्हारे बाप का नाम उजागिर दास था। तुम इसको खराब करके काहे बोलते हो? उजागिर दास तो माए बाप ने रख दिया था, लेकिन जिस मालिक के यहाँ भैंस गाय चराने के लिए भर्ती होते थे, वह उनको कुछ दिन बाद मार पीट कर निकाल देता था। मेरे बाबूजी गाय भैंस लेकर जाते थे और मालिक के ही हरे भरे खेत में छोड़कर सो जाते थे।
मेहनत किया है लक्ष्मी ने, बैल ने। मालिक लोग दूध घी खा खाकर जिस भैंस के दूध से मोटे हो गए हैं, इस उपजा में तो इनका भी हिस्सा है। खाओ लक्ष्मी। इसलिए लोगों ने उसका नाम उजाड़ू दास रख दिया। नटवा अब गांजा में दम मार आया है, अब देखना नाच जमाएगा छोड़ा आज। धीर नागी धिन्ना, आहे कुंज भवन से निकलन हो, आहे सखी रोकल गिरधारी। हाँ, चोरी चोरी घर से निकलकर कोठी के बागान में जाओगी रसलीला करने तो रोकेगा नहीं। अच्छा किया है बिकटा अपने आप बड़बड़ाता है। नटुआ दोनों हाथ जोड़कर फन काढ़े गेहूं सांप की तरह हिलते डुलते कमर के सहारे बैठ रहा है। धरती पर घांघरी पुरेन के पत्तों की तरह बिछी हुई है। मिनती करती है, हे रे वाह रे छोड़ा, नाम रखा लिया गांव का। आहे एक ही नगर बसु माधव हो, आहे जनी करू बटवा वारी। आहे छोड़ छोड़ जदुपति आचर हो भागत न बसारी। हाँ भैया, कोटा कनटोरल का जमाना है, कपड़ा नहीं मिलता है, जरा होशियारी से। अरे अपजस होइत जगत भरी हो। ओह बड़ी कुलमंती बनी है, लछ 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 क्रिया खाए कुलमंत। मोर मन नहीं पति आए, बिकटा बीच बीच में टोकता रहता है। आजू परम रख लय ली हो, आहे पंथ झाड़ झटकारी। शब्द ही जुटे लखरे किस्न, आही रे बाप बिकटा चिल्लाता है। आहे संग के सखी अगुराइल हो, आहो कन्हा कान्हा हमहूँ एक सरी नारी। हाय रे एक सरी नारी रे, भनहि विद्यापति गाउल हो। सुनु कुलमंती नारी, हरि के संग कछु डर नाही है। हाँ हाँ, हरि के संग काहे दोख होगा, जितना दोख हम सब लोगों के साथ। अपने खेले रसलीला, हमरे बेला में पंचायत का झाड़ और जूता। क्या है, क्या हुआ? डॉक्टर साहब का नंगाड़ा नौकर आकर क्या कहता है? कमली दीदी ने कनफूल दे दिया रे। वाह रे छोड़ा, नाम किया, जियो रे चलित्रा जियो। बिकटा भी क्यों पीछे रहे, वह भी आज थै थै कर देगा, नाच जमा है आज। अरे होए नायक जी, हमारे दुख को देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं, क्या हुआ? लेकिन कहे कैसे? बिकटा तहसीलदार की ओर उंगली उठाकर डरने की मुद्रा बनाता है। अरे हम समझ गए, तो कहो ना भाई, तहसीलदार समझ जाते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही एक तहसीलदार पटवारी है। बात तो तुम ठीक ही कहोगे, सुनते हैं दो डॉक्टर साहब, अब यह तहसीलदार का विकट करेगा। नायक जी, हमको धीरज बांधने वाला कोई नहीं। सुनते हैं कि बराह 76 में सरका बहादुर कोसी मैया को बांध रहा है, लेकिन हमारे दिल को बांधने वाला कोई नहीं। अरे कहो भी तो। अच्छा तो सुनो, 50 साल अरे कहो भी तो। अच्छा तो सुनो, 50 साल पहले से शुरू करते हैं। सर्वे सीटलमंटी सर्व सेटलमेंट साल से। सुनो सुनो सुनो, जरूर कोई नई बात जोड़ा है, यह भी बख्शीश वसूल करेगा। बजाने कहो ताक धिन। अरे कैना के बाधबे रे धीरजा, कैना के बाधबे रे। अरे मुद्दई भेल पटवारी रे धीरजा, कैना के बाधबे रे। सर्वे जब होने लगा 10 हाथ के लग्गा, बन के 5 हाथ न पाइए। 5 हाथ पार, हाँ, गली कुची सोहो नप लेके, ढीप ढाप से हो नप लेके, घाट बाट से हो नप लेके, डगर पोखर से हो नप लेके। तब हाथी जस भल बेसन बैठल के, जम्मा भेले भारी रे धीरजा के केना बाधबे रे। इधर जमींदार सिपाही छप्पर पर का कद, लत्तर का खीरा, बकरी का पाठा और 4 जोड़ा कबूतर सिर्फ तलबाना में ही साफ कर गया। तब थारी बेच पटवारी के दे लिए, लोटा बेच चौकीदारी, बाकी थोड़क लिखाई जे रहले, कलक देहल धुराई रे धीरजा। आखिर कहे कबीर, सुनो भाई साधो, सब दिन करी बेगारी, खंजड़ी बजा के गीत गवेछी, फटकनाथ गिरधारी रे धीरजा। ओहो हा खी हाँ, सामियाना फट जाएगा, कमाल कर दिया साले ने। अलबत्ता जोड़ा वाह वाह रे लौकाए दास। डॉक्टर तहसीलदार से पूछता है, गीत तो विद्यापति का गाता है, बिकटे की रचना किसने की है? आप भी डॉक्टर बाबू क्या पूछते हैं? तहसीलदार साहब हंसते हैं। इनकी रचना के लिए भी कोई तुलसीदास और वाल्मीकि की जरूरत है?
खेतों में काम करते हुए तुक पर तुक मिलाकर गढ़ लेते हैं। डॉक्टर साहब ने बिकटा को क्या दिया, पचट किया लोट, बाजी मार लिया बिकटा ने भी। आहे प्रथम समागम पहुसंग रहे, धीर नागी धीर नागी। भुरकुआ उगने के बाद नाच खत्म हुआ खूब जमा, अब खुलेगा खम्हार। बिछावन पर लेट कर डॉक्टर सोचता है, कोमल गीतों की पंक्तियां अपभ्रंश शब्द भी कितने मधुर लगते हैं। पिया भैले डुमरी के फूल रे पियावा भैले, चांद बैरी भेल बादल मछली बैरी महाजाल, तिरिया बैरी दुहलोचन हृदय के भेद बताए। भुमरा भोईरी रोई रोई कजरा दहायल, घामे तिलक बही गेल। चान के उगयत देखल सजनी गे, लट धोए गईली हम बाबा की पोखरिया, पोखरी में चान केली। डॉक्टर सोचता है, विद्यापति की चर्चा होते ही कविवर दिनकर का एक प्रश्न बरबस सामने आकर खड़ा हो जाता था। विद्यापति कवि के गान कहाँ? बहुत दिनों बाद मन में उलझे हुए उस प्रश्न का जवाब दिया। जिंदगी भर बेगारी खटने वाले अपढ़ कमार और अर्धनग्नों में कवि तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता ने मचल कर एक दिन कहा था, चलो कवि बन फूलों की ओर, बन फूलों की कलियां तुम्हारी राह देखती हैं। तो दोस्तों, ये था क्या कहते हैं मैलाचल उपन्यास का 15वां खंड। तो आज के दोस्तों वीडियो में हमने मैलाचल उपन्यास का 13वां, 14वां और 15वां 3 खंड देखे हैं। अब इसके आगे दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे 16वें खंड से। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए। प्लेलिस्ट में जो अपना रहे पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी हुई हैं, सभी कहानियों का अध्ययन करिए पूरे विस्तार से। गोदान उपन्यास के 36 भाग जो हैं गोदान उपन्यास में, पूरा गोदान उपन्यास का प्लेलिस्ट में जाइए, उसका अध्ययन करिए। और मैलाचल उपन्यास के 15 खंड प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उनका अध्ययन करिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।